मुझे मेरे resume में लगाया गया है, ये इसका टॉपिक, तो कोशिश करते हैं कि इसको जो है वो कवर करें मैक्सिमम। और जो इसमें चीदा चीदा पॉइंट्स दिए गए हैं इसके कोर्स कंटेंट्स में, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद जो है उसमें एलेबोरेट करेंगे उसको। मैं भी अपनी साइड से एलेबोरेट करूंगा और आप लोगों से भी उसमें आपकी कंसर्न भी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, जो सिक्योरिटी है इसमें आईटी में, ये इस वक्त एक वर्ल्ड वाइड इशू बन चुका है। डाटा सिक्योरिटी हो, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, वो पासवर्ड सिक्योरिटी हो, वो नेटवर्किंग सिक्योरिटी हो, ये एक बैन अवी इशू बन चुका है इस वक्त पूरी दुनिया में। हमारे पाकिस्तान में चूँकि हमें ज़रा चीज़ों का हम कह सकते हैं कि हम तक ज़रा ये चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी खासकर वो ज़रा वन स्टेप लेट पहुंचती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का इदराक भी वन स्टेप लेट ही होता है कि ये कितना इसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी कितनी अहमियत है। इस चीज़ को जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, जिसमें कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि डाटा सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा अहम तरीन इशू और अहम तरीन मामला है। आप अगर किसी भी जो है आप अगर किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं मिसाल के तौर पे, या आप जो है किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इवन यूरोपीय ममालिक में नहीं भी, आप जो है दुबई में भी करते हैं अप्लाई, तो उसमें सबसे पहले जो है ये उसमें डाटा सिक्योरिटी के बारे में जब आप उसमें सीवी अपना पोस्ट करते हैं या आप उसमें जो है अपना डाटा एंटर करते हैं, तो उसमें साथ में एक अलग से जो है स्टेटमेंट आती है कि जी आपके डाटा की प्रोटेक्शन के हम जिम्मेदार हैं। जो आप डाटा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के हम जो है वो जिम्मेदार हैं। वो इस तरह से नहीं है कि डाटा आपने फीड किया और डाटा फीड, फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने बात की कि हम टेक्नोलॉजी में चूँकि पीछे हैं दुनिया से, तो पाकिस्तान में ये चल रहा है कि आपने जो है अप्लाई किया है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद उसमें हुआ ये है कि आपकी जॉब वो नहीं हो सकी किसी वजह से। आपकी अगर वो जॉब किसी वजह से नहीं हो सकी तो उसके बाद होगा ये कि आपको मुख्तलिफ नंबर से, मुख्तलिफ न्यू नंबर से आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। और कॉल्स वो आपको कहेंगे जी आप ऑनलाइन मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, आप हमारे हमारे साथ काम कर लें। तो ये जो हमारे साथ काम करने वाली बात है, ना तो आपके पास आपकी उधर कोई रजिस्ट्रेशन थी, ना कोई लॉगिन था, ना कोई कॉन्टैक्ट था। उसके बावजूद अगर आपको वहाँ से ऑफर करवाया जा रहा है कि आप हमारे साथ काम करें, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपका डाटा जो है, जो आपने एक मखसूस इदारे में अप्लाई किया था या भेजा था, वो कहीं और भी पहुंचा है, वो कहीं और भी लीक हुआ है, वो कहीं और भी ट्रांसफ़र हुआ है। अब कैंडिडेट को इस बात का इदराक ही नहीं है। हमारे माशरे में ये इशू बड़ा ज़्यादा है कि कैंडिडेट को उस बात का पता ही नहीं है, कैंडिडेट को की वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये मामला हो गया है, जबकि दूसरी साइड पे वो डाटा कहीं और यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़, इसको अगर मज़ीद हम थोड़ा सा पाकिस्तानी कल्चर में डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, तो हमारी समझ में ये आता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो लाहौर के रहने वाले हैं, और आपने लाहौर में जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, रेलवे रोड पे, रेलवे स्टेशन के सामने, जो कि बहुत पुराना एक टेक्नोलॉजी कॉलेज है, अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया है बीए सब इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वगैरह में, या इवन बीएस टेक्नोलॉजी में आपने अप्लाई किया है, तो आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सका। अगर
किसी वजह से भी, मेरिट की वजह से या किसी वजह से भी आपका एडमिशन अगर नहीं हो सका, तो उसमें होगा ये कि आपको अ, आपका वो डाटा प्राइवेट इदारे जो हैं वो उठा लेंगे, उनके पास पहुंच जाएगा, और वो आपको राब्ता करेंगे कि जी आप हमारे पास एडमिशन ले लें। अब ये जो चीज़ है, आप हमारे पास एडमिशन ले लें, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो है वो डाटा वो कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन में ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी बन चुकी है। और इसकी इसके दो पहलू हैं। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी, ये है कि इसको इस एग्जांपल को हम किसी किसी भी पैराए में इस एग्जांपल को हम ले सकते हैं। जैसा कि हम जो है जैसा कि हम इसको कह सकते हैं कि किसी कॉलेज में एडमिशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का कह सकते हैं, किसी कंपनी का कह सकते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कि मैं साथ साथ आपके जो बाकी के मेट्स हैं वो आ रहे हैं, उनको ज्वाइन भी करवाता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ साथ साथ उनको। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें भी, इंडस्ट्री में भी ये जो है ये बड़ा इसी तरह से ये सारा जो है वो मिस यूज़ ऑफ जो है डाटा वो हो रहा है। अब उसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसके प्रोटेक्शन किस तरह से मुमकिन है। अगर हम डाटा प्रोटेक्शन को थोड़ा सा इस तरह से देखें कि ये इसको हम अगर सिक्योरिटी के पैराए में देखें, कि सिक्योरिटी जो है इसके लिए कैसे कंपल्सरी, कैसे ज़रूरी है, तो सिक्योरिटी की भी कई लेयर्स हैं। जिस तरह से जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के ज़माने में बड़ा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा दौर दौरा है इन दिनों पूरी दुनिया में ही। और ये कहा जा रहा है कि इसने बहुत सी जॉब्स को रिप्लेस चेंज कर देना है और बहुत सी जॉब्स को ख़त्म कर देना है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चार लेयर्स हैं, चार उसके मुख्तलिफ फेजेस हैं। जो चार लेयर्स और चार मुख्तलिफ फेजेस हैं, उन फेजेस को अगर हम आईटी सिक्योरिटी या आईटी डाटा सिक्योरिटी में उसको अप्लाई करें, तो उसमें हैरान कुन हद तक तब्दीली ये है। साइबर सिक्योरिटी के जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जो है वो तरफ चल पड़ेंगे इस एग्जांपल में, कि जो इंटरनेट वायर यूज़ हो रही है, क्योंकि जो हम वाईफाई नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई का इंटरनेट जो है वो तो एक मखसूस एरिया तक उसकी एक्सेस है। वाईफाई का इंटरनेट की एक मखसूस एरिया तक एक्सेस है। जो मोबाइल सिम का इंटरनेट है, चलें वो तो सिम के साथ, मोबाइल के साथ ट्रैवल करता है। जो वायर का इंटरनेट है, जो कि तार का इंटरनेट जिसे हम कह सकते हैं, पीडी सेल के जैसे है, तो उसको भी जो है मैनेज किया, उसको भी ब्रेक किया जा सकता है। और उसको ब्रेक करने का एक आसान तरीन तरीका ये है कि आप जो किसी इदारे में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जो है कनेक्शन जा रहा है, उस कनेक्शन को अगर आप बाहर से कनेक्ट कर लें उसमें इदारे में एंट्रेंस से पहले, तो सारे का सारा डाटा जो उसमें से प्रोसेस हो के जा रहा है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में, या आगे जो है उसकी कनेक्टिविटी है, वो सारे का सारा डाटा जो है वो मैनेज किया जा सकता है। वो सारे का सारा डाटा जो है वो कहीं और यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें अगर तो हम इसको देखें एज आ आई बर्ड व्यू, तो ये एक ऐसा बड़ा एक डोमेन है इसकी, इंटरनेट की, कि जिसमें हम चीज़ों को एक हद तक जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एक हद से ज़्यादा मैनेज करने के लिए हमें अपनी मशीनरी मशीनरी से मुराद ये है कि सारे के सारे इंटरनेट टूल्स, इंटरनेट डिवाइसेस वगैरह जो हैं, इन सब को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, या इन सब को हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा, या इन सब को हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप हफीज़ सेंटर का विज़िट करें या ब्रेक्सिटी का विज़िट करें, तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ जनरेशन्स के
जो है वो कंप्यूटर डिवाइसेस अवेलेबल हैं, मिल खरीद सकते हैं आप। अब जो मुख्तलिफ जनरेशन की कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, उनका डाटा प्रोटेक्शन के लिहाज से, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिहाज से भी उनकी उसी जनरेशन वाली ही कारकर्दगी होगी। यानी कि ये तो एक अंडरस्टूड सीधी सी मोटी सी बात है कि जिस तरह से उसकी जो है वो उसकी क्वालिटी होगी मशीन की, जितनी क्वालिटी होगी वो उसी लिहाज से डाटे को प्रोटेक्ट करेगा। अब उसकी प्रोटेक्शन में ये है कि जहाँ पे आईटी एक्सपर्ट आपको रिक्वायर्ड हैं या आईटी एक्सपर्टीज आपको रिक्वायर्ड हैं डाटे को कलेक्ट करने के लिए या डाटे को मैनेज करने के लिए, वहीं पे आईटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आईटी एक्सपर्ट्स भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। ये सिस्को नेटवर्किंग जो है, इसके इसके पूरी सीरीज कोर्सेज की मुझे करने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें ये सिक्योरिटी के मुतलका सारी सीरीज उसकी मैंने की, कोर्स किए थे, ये 6 उसके कोर्सेज थे कभी किसी ज़माने में। तो उसमें उसने जो है ये बताया कि जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो यूज़ जो हो रहे थे, आप कह सकते हैं विंडो एक्सपी में जो यूज़ हो रहे थे, उनको तो ब्रेक करना ही बड़ा आसान है। इसी तरह से जो एडवांस है विंडो 10 11 में भी, उनको भी ब्रेक करने के लिए अब जैसा कि हम देखते हैं कि वॉर एंड टेररिज्म हो या दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान किसी इशू पे कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी इशू पे जंग हो, तो वो दो बदू की बजाय अब टेक्नोलॉजी में चली गई है। और जो टेक्नोलॉजी में भी जो सारी ये वॉर चली गई है, वो सारी की सारी जो है वो आईटी के साथ लिंक करती है, आईटी के साथ और आईटी सिक्योरिटी के साथ लिंक करती है। आईटी सिक्योरिटी में अब इसके जो है, इसके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं आईटी की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से हमें ये पता चलता है कि वो एडवांस और बेसिक किस्म की लेयर्स ही हैं जो कि डील करती हैं किस चीज़ को, जो डील करती हैं इसके पैरामीटर्स को, जो डील करती हैं इसके स्ट्रेंथ को। अब जितनी बेहतर स्ट्रेंथ होगी, जितने बेहतर जो है उसको उसकी डिवाइसेस होंगी, उतनी उसमें जो है वो उसमें उतनी प्रोटेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं इसमें जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, the internet of things refer to network of devices that are connected to the internet and can communicate with each others। अब जैसा कि नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ही एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इंटरनेट के लिए भी। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट ही ब्रॉडर कंसेप्ट है इंटरनेट के लिए भी। यानी कि इस बात को मज़ीद मैं आसान अल्फाज में इस तरह से बयान करने की कोशिश करता हूँ कि इंटरनेट जो है वो किसी ऑफिस में हम चले जाएं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी इदारे में, तो वहाँ पे मौजूद 10 15 कंप्यूटर्स को वहाँ पे मौजूद उनकी आपस में नेटवर्किंग की होती है। और जो आपस में नेटवर्किंग की होती है वो मेन सर्वर के साथ कनेक्ट होती है। यानी कि मेन सर्वर जो है, जो मेन कंप्यूटर है, वो उसके साथ उसकी सारी कनेक्टिविटी जो है वो ऐड होती है। अब सारी कनेक्टिविटी को जो कि इंटरनेट के साथ, जो कि एक मखसूस नेटवर्क के साथ, सर्वर मेन सर्वर के साथ तमाम 8 10 या 15 जितने भी कंप्यूटर हैं वो उसके साथ अटैच हैं, तो तमाम किस्म की एक्टिविटी तो 10 कंप्यूटर्स की या 15 कंप्यूटर्स की सर्वर से मॉनिटर हो रही है। ये तो एक बात है। अब उससे अगली बात ये है कि सर्वर में मौजूद डाटा जो है उसकी भी एक्सेस तमाम 15 कंप्यूटर्स को दी जा सकती है और दी जाती है। अब जो
सर्वर की हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, या सर्वर के जो है वो इसमें क्रोम में मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट्स सेव हैं, या सर्वर में जो चल रहा है उस सारे के सारे को मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में, जो हम कह रहे हैं 10 या 15 उसके साथ कनेक्ट हैं, उसमें एक टाइम में चलाना जो है वो बिल्कुल एक ऐसे ही है जैसे आप एक कंप्यूटर पे ही सारा कुछ चला रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश और कोशिश है कि आप अगर ये मेरी इस बात को समझ सकें, इसको अंडरस्टैंड करें, तो आपको इंटरनेट और नेटवर्किंग की बेसिक कंसेप्ट जो है उसका, आपका एक कंसेप्ट जो है वो डेवलप और क्लियर हो जाएगा। इसमें ये है कि एक तरह के, एक जब मेन सर्वर उसको कनेक्टिविटी दे रहा है 10-15 कंप्यूटर्स को, और उसमें एक्सेस दे रहा है डाटे की, सेम टू सेम डाटे की, इसी तरह से इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी जो है वो तमाम जो है वो कनेक्टेड सिस्टम्स या लैपटॉप या मोबाइल्स के साथ सेम टू सेम है। अब इंटरनेट को अगर हम डिफाइन करें नेटवर्किंग के टर्म में, तो जो 10-15 कंप्यूटर का मैंने आपको कहा, 10-15 कंप्यूटर के 10-15 कंप्यूटर के जो है वो मिलाने, इस 10-15 कंप्यूटर को एक सर्वर से जब हम चलाते हैं, तो वो तो इंटरनेट, वो तो नेटवर्किंग हो गई। लेकिन जब उसको गैदर डाटा के साथ कनेक्ट किया जाए, जब उसको लार्ज स्केल पे कनेक्ट किया जाए, जब उसको वर्ल्ड वाइड स्केल पे कनेक्ट किया जाए, या कंट्री लेवल पे कनेक्ट किया जाए, तो वो नेटवर्किंग ही जो है, नेटवर्किंग की एक ब्रॉडर शेप या लार्ज शेप जो है वो इंटरनेट हो जाएगी। ये मुझे पता है कि ये 100% ये डेफिनेशन उस पर अप्लाई नहीं होती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं से ही लिया गया है कि इंटरनेट की जो है वो, इसकी मेन जो उसकी है एक सिस्टम की। अब हम देखते हैं, अगर जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि एक सर्वर कंप्यूटर जो है वो 10-15 कंप्यूटर्स को एक साथ चला रहा है, तो इसी तरह से जो एक गूगल का सर्वर होगा, एक गूगल के, अब वो कितने पूरी दुनिया में कनेक्ट हो रहा है, और हम देखते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, तो वो उसका हमें एक आउटपुट रिजल्ट मिलता है, उसके कई किस्म के उसके आंसर हमें मिलते हैं। वो तो इस वजह से मिलते हैं कि उसमें जो भी हम उसमें इनपुट करेंगे इंटरनेट में, वो सारे का सारा जो है वो डाटे को अब्जॉर्व करता जा रहा है, अब्जॉर्व करता जा रहा है, अब्जॉर्व करता जा रहा है। अब अगर दुनिया की आबादी 8 अरब से जायद हो चुकी है, 8.25 अरब आबादी हो गई है दुनिया की, 8.25 अरब आबादी में से हम कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे जो कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं लोग, उनकी तादाद है 3 अरब। ये ऐसे ही जनरल आपको परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, इससे आगे निकलेगी बात कि 3 अरब लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जबकि ये बात, ये हम एक ऐसे ही ख्याली सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3 अरब नहीं 5 अरब से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 3 अरब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अब 3 अरब लोग जो दुनिया में, दुनिया के 202 ममालिक में बैठे हुए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और उसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो कनेक्ट है, गूगल को यूज़ कर रही है। अब ईरान में तो अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है ईरान ने, यकीनन आपके इलम में होगा। इसी तरह से रशिया ने भी अपना सर्च इंजन अलग अपने मुल्क का बनाया हुआ है, वो गूगल को एक्सेस नहीं उस तरह से देते। चाइना ने भी अपना जो है वो इसी तरह से अपना सर्च इंजन जो है वो बनाया हुआ है। इसी तरह से जो है वो नॉर्थ कोरिया, उसने भी अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है। यानी कि वो गूगल, आप कह सकते हैं वहाँ पे बैन है, फुल फ्लैश बैन नहीं है, यूज़ तो हो रहा है वीपीएन या किसी वजह से, लेकिन उसमें ये है कि काफ़ी हद तक ये 4 ममालिक जो मैंने आपसे जिक्र किया, अब इनमें बैन है ये गूगल। अब चाइना की अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन, तो वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, पहले फर्स्ट लार्जेस्ट थी, अब सेकंड हो गई है। तो ये जो है ये 4 ममालिक की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन बनती है
3 अरब के राउंड अबाउट। अब 3 अरब के राउंड अबाउट या 2.5 अरब, इसके अलावा लोग नेट यूज़ कर रहे हैं। जो भी उसमें वो सर्च करते हैं वो सारे का सारा गूगल नोट करता जा रहा है। अब जब वो नोट करता जा रहा है तो उसके जवाब में उसका एक डाटा बैंक बनता जा रहा है। जो डाटा बैंक बनता जा रहा है वही उसकी स्ट्रेंथ है। अच्छा जी, ये तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि इसमें डाटा किस तरह से गूगल में जा रहा है। तो उसमें डाटा किस तरह से गूगल जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है ये तो हमें पता चल गया। अब उस डाटा को ब्रेक किस तरह से किया जा सकता है या किया जा रहा है, या उसका यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, यूज़ या मिस यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, ये एक सिक्योरिटी की, जो कि हमारा से टॉपिक है, ये उसकी डोमेन की बात है। ये सिक्योरिटी के रिलेटेड बात है कि उसको वो किस तरह से जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब किस तरह से कर रहे हैं यूज़। अब गूगल की तो पॉलिसी है, किसी भी कंपनी की, आईटी कंपनी की, सॉफ्टवेयर कंपनी की, ये एक, या उसमें आप कह लें सर्च इंजन की, ये एक उसकी पहली जिम्मेदारी और क्वालिटी होती है कि वो लोगों के डाटा को प्रोटेक्शन दे। अगर डाटा प्रोटेक्शन नहीं है तो इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है कि उसमें जो है वो अब कि उसमें डाटा को किस तरह से कि उसमें डाटा किस तरह से महफूज है। ये तो एक उसमें बात है। अब गूगल में जो डाटा जा रहा है या किसी और सर्च इंजन में जो डाटा जा रहा है वो तो एक हद तक उसको चले मैनेज और सारा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो मसला दरकार है वो ये है कि आईटी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस उसकी क्या है और क्यों वो ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस तो उसकी इसलिए है कि ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपना जो है वो सारा किसी की गुलामी वाली बात ही होगी। इसको हम अगर मज़ीद आसान डिफाइन करना चाहें कि आप किसी को जो है वो जगह, जब आप किसी के आपके डाटा तक एक्सेस है तो वो तो फिर आपको किसी तरह से भी रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो है इसकी वो बहुत बड़ी बड़ा बहुत बड़ी एक जो है वो क्वेश्चन है। उसको हम इस तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं कि in today world we are surrounded by internet connected devices that make our lives easier and more convenient, from smart thermostat to fitness tracks etc. अब इसमें अगर डाटे में प्रोटेक्शन नहीं होगी तो मिसयूज होगा, और मिसयूज जब होगा तो उसका क्रिमिनल यूज सबसे पहली उसकी मिसयूज जो है वो क्राइम में ही आता है ना, साइबर क्राइम में आता है। साइबर सिक्योरिटी जैसे हम सुनते हैं, एफ आई ए का एक जो है वो सेल अलग से साइबर सिक्योरिटी डेवलप किया गया है, जिसका मकसद ये है कि वो डाटे को प्रोटेक्ट करे। अब डाटे को वो किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, तो डाटे को रिकवर कर सकता है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अरबों डॉलर्स का इसका सॉफ्टवेयर ख़रीदा है जर्मनी से, जो कि डाटा को प्रोटेक्ट करे। अब वो किस किस लेवल तक कर पा रहा है और किस लेवल तक वो नहीं कर पा रहा, ये एक ऐसा जो है वो सीक्रेट क्वेश्चन है जिसमें आईटी की थोड़ी सी भी हवा न रखने वाले लोग जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये सारे का सारा पैसे का बस हुआ है। अब आईटी एक्सपर्टीज़ जहाँ पे जिस लेवल की होंगी वहाँ पे उसी लेवल की आईटी सिक्योरिटी भी होगी। अगर आईटी एक्सपर्टीज जो हैं वो हाई लेवल की हैं तो उसमें आईटी सिक्योरिटी भी जो है वो हाई लेवल की होगी। अब दुनिया को सॉफ्टवेयर इंडिया दे रहा है। पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो है हिंदुस्तान।
और इसी तरह से उसकी आईटी सिक्योरिटी भी होगी। आप लोगों के इल्म में यकीनन होगा कि ये बात है आज से 7-8 साल पहले की, कि पाकिस्तानी वजारत दिफा की वेबसाइट जो है उसको इंडियन हैकर्स ने हैक कर लिया और उस पर हिंदुस्तान का झंडा उन्होंने लहरा दिया। अब वजारत दिफा की वेबसाइट जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी, लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को भी जो है रिप्रेजेंट करती है। अब उसको इन्होंने कर लिया रिकवर, लेकिन वो ऐसे कैसे हो गया? हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, जब पाकिस्तानी भी ये करते हैं इंडियन इसी तरह से वेबसाइट्स को, लेकिन आईटी एक्सपर्टीज जो है उसका एक उसके साथ जुड़ी हुई जो बात है वो है आईटी सिक्योरिटी। अगर आईटी सिक्योरिटी नहीं है तो आईटी एक्सपर्टी नहीं हो सकती। अगर आईटी सिक्योरिटी है तो फिर ही आईटी एक्सपर्टी, यानी कि इसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि आईटी सिक्योरिटी जो है वो पहला स्टेप है, आईटी एक्सपर्टी जो है वो दूसरा स्टेप है। यानी कि सिक्योरिटी होगी तो ही एक्सपर्टीज की तरफ जा सकते हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो एक्सपर्टीज की तरफ नहीं जाया जा सकता। चलिए, उसमें चैलेंजेस जो हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं। अब उसमें आम जो देसी चैलेंज है जिसका हमें हमारी सोसाइटी में सामना रहता है वो है जी, पासवर्ड ब्रेक हो गया। पासवर्ड ब्रेक हो गया, ये आईटी सिक्योरिटी चैलेंजेस में से सबसे जो है वो एक टनी चैलेंज है, आप कह सकते हैं कि इस चैलेंज से जो है वो बहुत ही बुनियादी सी बात है। लेकिन हम अपने माशरे में, अपने इदारों में देखें तो ये इसको ही एक बड़ी चीज़ समझा जा रहा है। और क्योंकि बड़ी चीज़ इसलिए इसको समझा जाता है कि हमारा एक्सपर्टी लेवल ये है। हमारा एक्सपर्टीज लेवल जो है वो ये है, तो इसलिए हमें जो है वो पासवर्ड पे ही हम रुके हुए हैं, पासवर्ड की सिक्योरिटी पे रुके। ये इस बात में भी चले कोई दो राय नहीं है कि वो अहम है, लेकिन ये बुनियादी और पहला अहम है। तो इसमें हाँ फ्यूचर चैलेंजेस को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो उसका पासवर्ड अगर आप कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा उसमें ये है कि जब आप वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट में देखें, वेब डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा अमल दखल है। वेब डेवलपमेंट में इसका इसलिए अमल दखल है कि उसमें अगर आपका ये जो है वो फीचर्स उसके या उसके कलर्स जो हैं या कलर स्कीम वगैरह जो है वो अगर उसमें उसको मैनेज किया जा रहा है या उसको कॉपी पेस्ट किया जा रहा है तो वो भी एक तरह से एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क तो है। अब जैसा हम देखते हैं कि मिलते जुलते नामों के साथ धोखा न खाने वाली जैसे बात है, उसी तरह से आईटी सिक्योरिटी में मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है उसको मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है उसको मुख्तलिफ तरह से मिस यूज़ किया जाता है। आईटी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि कोई किसी डाटे को आप जो है वो फिर उसको कहीं अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर लें या किसी को ब्रेक कर लें। आईटी सिक्योरिटी का मतलब ये भी है कि इस तरह से चोरी हो रही है कि पता ही नहीं है ऑनर को, इदारे को, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है और वो सारा मिस यूज़ हो रहा है। इसमें ये पाकिस्तान में नादरा की एग्जांपल बहुत बड़ी एग्जांपल है। नादरा की एग्जांपल के साथ आप लोग इतफाक करते हैं? आप में से मैं किसी का आंसर चाहता हूँ। नादरा में जो डाटा प्रोटेक्शन का इशू हुआ है और उसमें जो है वो तारक मलिक साहब नादरा के हेड थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। नादरा में भी आईटी
सिक्योरिटी इशू हुआ था, किसी को पता है उसमें तो वो ज़रूर मुझे जो है वो बताए। हाँ जी, आंसर कर सकते हैं जी कोई, या आगे जाने बात। नादरा में कौन सा इशू हुआ है कि डाटा कैसे ब्रेक हुआ जिस वजह से उसको चेंज किया गया है, उसके नादरा के हेड को चेंज कर दिया गया। है ना, आंसर कह रहे हैं। मैं अकेले ही ला रहा हूँ और अकेले ही पढ़ रहा हूँ तो क्या पता आपकी हेलो। जी आवाज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। मेरे मोहम्मद रिजवान है पास सर। एक चीज़ है, मतलब आप हम बात कर रहे हैं और तरह के डेटा होते हैं उनके पास। पर्सनल में पर्सनल डेटा भी होते हैं और क्या कहते हैं क्रिटिकल डेटा भी होते हैं जो आपके मुल्क के चोरियों का डेटा होता है, ठीक है। अगर वो किसी गैर मुल्की के पास चला जाए या कुछ ऐसे लोगों के पास चला जाए, फ्रॉडी किस्म के लोग होते हैं, वो मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम की खराबी को हेड के ऊपर डाल देना वो भी मुनासिब नहीं है। और क्या कहते हैं जो सिस्टम की इम्प्रूवमेंट होती है कि अगर उसको नहीं पता था, हाँ उसको पता था वो लीक कर रहा है, तो फिर तो उसके ऊपर वो जिम्मेदारी बनती है कि हाँ यार आपकी नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से ये डेटा लीक हुआ। दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी अवेयरनेस का लेवल हो कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, और आपने इसको नेग्लेक्ट किया हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, आपको आपकी टीम ने पहले अवेयर कर दिया हो कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं सर, आप इसको काइंडली इसके ऊपर वर्किंग कर दें, तो फिर हेड के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। और अगर हेड मतलब नहीं करता और नीचे के लोगों ने कोई काम में खराबी कर दी तो उसमें हेड का क्या कसूर है? मतलब दोनों चीजों को मतलब बैलेंस होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल आप, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और उस बंदे को जॉब से डाटा सिक्योरिटी का इशू बना के उसको जॉब से हटा दिया गया है, और उसको वर्ल्ड बैंक ने उसको हायर कर लिया है। वर्ल्ड बैंक को उसकी एक्सपर्टीज पे पूरा ख्याल एतमाद, और पाकिस्तान से उसको निकाल दिया गया। अच्छा जी, खैर, आईटी सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो उसमें ये कुछ इसमें आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, उसमें आपको शो हो रहे होंगे, ये बुनियादी चैलेंजेस हैं। बुनियादी चैलेंजेस इन्हीं में से ही एडवांस भी हैं। ये जैसे कि एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल जो है वो डाटा सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी चैलेंजेस में एक बुनियादी तरीन बात है। बुनियादी तरीन बात ये इस तरह से है कि इसको हम कह सकते हैं कि आम जुबान में कि पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है कि आप भी यूज़ कर सकते हैं और आप भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सेस कंट्रोल जितने लोगों के पास है, अब वो उसमें से कितने लोग उसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग उसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, ये एक अब ये जो उसमें नादरा का इशू हुआ है, ये एक्सेस कंट्रोल इशू ही है। नादरा में जो इशू हुआ है, और उसमें डाटा कोई ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था, किसी बड़े साहब का था, वो यूज़ हुआ है, तो वो एक्सेस कंट्रोल इशू बना है। लेकिन एक्सेस कंट्रोल इशू में जिस जो मेन चेयर कर रहे हैं जो साहब, जिम्मेदार तो वही हैं, चाहे वो उनको पता था या नहीं पता था। अब एक्सेस कंट्रोल में जितने भी आपके सब यूनिट्स होंगे, या इसमें एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जितने भी नादरा में उसके सबॉर्डिनेट हैं पूरे मुल्क में, इवन अब तो नादरा ने जो है वो अफ्रीका, बर अफ्रीका के मुख्य ममालिक को भी ये सेटअप डेवलप करके जो है वो दिया है, आईटी का सेटअप, जिसमें सोमालिया में तो ये 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है इसका आईडी कार्ड, पाकिस्तानी आईडी कार्ड का जो पैटर्न है, जो इसका सारा सेटअप है, इसको इन्होंने आगे इससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर जो है सोमालिया को सेल किया है हुकूमत पाकिस्तान नादरा ने। तो एक्सेस कंट्रोल जो है
वो एक मेन इशू है, बुनियादी इशू है। वजह उसकी ये है कि जहाँ जहाँ पे उसकी एक्सेस आपने दी है डाटा की, वो अगर रिलायबल नहीं है तो वो सिक्योरिटी रिस्क पे है। रिलायबल वो हो भी तो कंप्रोमाइज अगर हो जाती है, तो कंप्रोमाइज होने से उसमें मसाइल जो हैं वो ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, और उसमें बाज़ दफ़ा तो हेड को ही और बाज़ दफ़ा फिर पूरी पूरी टीम को ही जो है वो उसका फेस करना पड़ता है। लेकिन ये हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, उसकी सज़ा की तरफ। उसकी सज़ा हमारा नहीं है, टारगेट हमारा ये है कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। एक्सेस कंट्रोल को बेहतर करने के लिए जो एक वन एंड ओनली जो है वो आपके पास एक चीज़ है उसको कंट्रोल करने की, वो ये है कि आप उस पर डबल चेक जब तक नहीं रखेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है कि तब तक पॉसिबल नहीं है कि उसको मेंटेन किया जा सके। डबल चेक से क्या मुराद है कि जहाँ पे आपने एक्सेस दी हुई है वहाँ पे भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो है वो डबल लेयर सिक्योरिटी होगी तो वो उसको मैनेज कर। डबल लेयर सिक्योरिटी से मुराद क्या है? डबल लेयर सिक्योरिटी से मुराद यहाँ पे ये है कि आपके पासवर्ड फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं। अब पासवर्ड देने के बाद आप वहाँ पे एआई को यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अब एक्सेस जिस जिस जो है वो डोमेन में दी गई है, उस डोमेन पे चेक एंड बैलेंस जब होगा एआई के ज़रिए, तो वो उसको कंट्रोल रखना, उसको मैनेज करना, उसको रोकना, उसका सिक्योरिटी रखना आसान है। अगर आप अब आइंदा का जो कंप्यूटर आईटी है, सॉफ्टवेयर सारा के सारा वेब डेवलपमेंट हर चीज़ इसकी आईटी की वो चली गई है, फुल फ्लैज चली गई है वो एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें जो है वो यूज़ करते हुए एक्सेस को कंट्रोल बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। प्राइवेसी में भी उसमें दूसरी किस्म लिखी हुई है कि प्राइवेसी उसमें आप किस तरह से मैनेज कर सकती हैं, ये भी उसकी बुनियादी मामला है कि प्राइवेसी में आपकी सेटिंग्स जो हैं उसमें आपने लगाई, आपने सिक्योरिटी कोड वगैरह जो लगाए हुए हैं वो ऐसे हों कि जो अब आईटी के साथ ही एक और जो फील्ड है साइकोलॉजी, नफ्सियात जिसे हम कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीद शिबली। अब आप किसी भी आईटी प्रोफाइलर को ये माइक बंद करें, आवाज आ रहा है, ये माइक किसी का ऑन है? ये जरा चेक कीजिएगा, ये इनका नाम लिखा आ रहा है इधर, प्लीज एंटर योर नेम, तो इनका माइक ऑन है। फिर तो कर देते हैं म्यूट। जी सर, क्या नाम है इनका, मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ। है जी, ये प्लीज एंटर योर नेम आ रहा है, इनका नेम नहीं लिखा हुआ आ रहा है। नाम क्या है सर इनका? इनका लिखा आ रहा है जी नाम, प्लीज एंटर योर नेम, नेम इनका नहीं है मेरे पास, इनकी रिमूव की ऑप्शन आ रही है। सर काइंडली आप अपना नाम लिख दें यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम, इसको रीनेम कर दें सर। जी ठीक है सर, ठीक, इट्स ओके सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो इसमें प्राइवेसी में जो है वो, तो उसमें अब ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर नवीद शिबली हैं, पीएचडी इसमें साइकाइट्रिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं। किसी भी आईटी एक्सपर्ट को आप उनके साथ 1 घंटे की जो है सिटिंग करवाएं, आईटी के बारे में वो बातचीत करेंगे, और 1 घंटे के बाद आईटी के जो एक्सपर्ट हैं उनके वो 50% पासवर्ड बता देंगे। तो, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि आप में से सब लोगों ने इस बात को अंडरस्टैंड किया हो। प्राइवेसी उसका उसको ये एडवांस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं, इसको मैं एडवांस जो है वो उसमें लर्निंग की ज़रूरत है कि जो सिक्योरिटी कोड हैं, जो प्राइवेसी कोड्स हैं, वो असल में, अब इसमें आप आईटी सिक्योरिटी में इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आईटी सिक्योरिटी आपने सिर्फ उन लोगों से नहीं करनी अपने
डाटा की, अपने इदारे की आईटी सेटअप की, कि जो एक रूटीन के आईटी यूज़र हैं, उनसे ही सिर्फ आपने डाटा प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने जो है आईटी एक्सपर्ट और बड़े बड़े हैकर्स जो हैं उनसे भी डाटा प्रोटेक्ट करना है। जब अब इस बात का ताल्लुक इस बात के साथ है कि आपका डाटा कितना वैल्यूएबल है, तो उस पर आप उस लेवल की सिक्योरिटी जो है वो फिर यूज़ करें। पॉलिसी इन्फोर्समेंट बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब पॉलिसी से हटके डाटा को डील किया जाता है, जब जो है वो टीओआर से हटके डाटा को डील किया जाता है, तो फिर डाटा कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि पॉलिसी स्टेटमेंट में हम तो बड़ी एक देसी सी एग्जांपल ये दे सकते हैं कि जी आपने जो है ये अपना आईटी का आपका पासवर्ड जो है जी ये आपको ही पता हो, आपके जिस सिस्टम में लगा के दिया गया है बस उसी में ही यूज़ हो, आपको इसमें एक्सेस है, तो आप एक्सेस जब करेंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो पाकिस्तान में जो इसका सेटअप है, इसका एक्साइज एंड टैक्सेशन का, जो कि ये सारा मोटर व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, इसमें क्योंकि ये भी एक सारा उसका उसको व्हीकल्स के डाटे को करते हैं सारे को मेंटेन, तो इसमें भी पासवर्ड चलता है। हर एम्प्लॉय का अपना अपना पासवर्ड है और उसकी एक पॉलिसी है, सारी पॉलिसी उसकी एक डेवलप की गई है। अब उसमें ये है कि जिसने जॉब पे नहीं जाना उसने पासवर्ड दूसरे को दिया हुआ है कि आप एंटर करके जो है वो पासवर्ड, तो मेरी अटेंडेंस हो जाएगी, सिस्टम मेरा चल जाएगा, अब मैं ऑफ सीट पे हूँ या नहीं। तो जब पॉलिसी कंप्रोमाइज़ होगी तो उसमें डाटा के और सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। उसमें फिर ट्रस्ट का लिखा हुआ है। ट्रस्ट तो ये तो एक जनरल परसेप्शन है जी कि अगर आप दुनिया में जिंदगी में एक भी कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक भी कदम, तो आपको अपने इर्द गिर्द वालों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं हैं, ये अलग बात है। वो ट्रस्टवर्थी हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब आपकी जो है वो आपका सिलसिला चल सकेगा, तब आप एक भी कदम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि पीछे भी जाना है आपने एक कदम, तो फिर भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट के बगैर ये सारा का सारा जो दुनिया का निज़ाम है ये कोलैप्स कर सकता है। और जो हमारे मुल्की सिस्टम में बहुत से फ्लॉज हैं, वो यही इसी वजह से ही वो सारे के इश्यूज हैं। अब यहाँ पे जो टर्म है ट्रस्ट की, ये प्योरली बिलोंग करती है उन लोगों के साथ, उस टीम के साथ जो कि काम कर रही है। जो टीम काम कर रही है उस टीम के साथ जो है वो बिलोंग करेगा ट्रस्ट का सारा इशू। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो फिर मामला नहीं चल सकता। और ट्रस्ट तब ही डेवलप होगा जब टीम डेवलप होगी, और टीम डेवलप का सीधा सीधा सा ताल्लुक है कि आप का टारगेट एक हो। जब आपका टारगेट एक होगा तो फिर आपका ट्रस्ट खुद ब खुद डेवलप होगा, मैनेजमेंट बेहतर होगी। और अगर आपका टारगेट आपके डिफरेंट हैं तो फिर उसमें इशू जो हैं। तो अब मोबाइल सिक्योरिटी जो है जी, ये इसको हम इस तरह में डिफाइन करेंगे कि ये एक तरह से रेस्क्यू सिक्योरिटी में भी शामिल है। यानी कि सिक्योरिटी ब्रेक होने के सूरत में या सिक्योरिटी ब्रेक होने के खदशात की सूरत में मोबाइल सिक्योरिटी को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी मदद से चीज़ों को या सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब वो किस लेवल का कंट्रोल है, इसका ताल्लुक है कि वो किस लेवल की सिक्योरिटी ब्रेक हुई है या किस लेवल की सिक्योरिटी ब्रेक होने का खदशा है। उसके साथ ही इसका
लिंक बनेगा। अच्छा, इसमें ये हम कह सकते हैं कि मोबाइल सिक्योरिटी वो ब्रिज है कि ये उसको सिक्योरिटी को जो है वो ब्रेक होने से बचाता है, सिक्योरिटी को ब्रेक होने से ये रोकता है, इसका इसके साथ ताल्लुक है। अब उसमें दूसरी बात यह है कि उसकी ऑथेंटिफिकेशन क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसमें कॉन्फिडेंशियली कितना चीज़ों को डील किया गया वगैरह वगैरह, ये सारा जो इशू है ये उसके बिलोंग करता है उसके साथ, ये जो डाटा की क्वांटिटी के साथ भी ये करता है लिंक, और डाटा की क्वालिटी के साथ भी इसका लिंक बनता है। थ्री बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवरव्यू। गेटवे सिक्योरिटी, डेवलपिंग सोर्स नेटवर्किंग, प्रोटेक्टेड डाटा स्टोरेज, ये जो तीन आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं जी, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये है कि ये चीज़ों को हम जो है वो उसकी पूरी प्रेजेंटेशन की बजाय को फॉलो करने के बजाय मैंने कोशिश ये की है कि आपको इसका जो मरकज़ी ख्याल है, जिसको हम तलखीस निगारी भी कहते हैं, उस तक पहुँचाऊँ, बजाय इसके कि स्टेप बाय स्टेप भी चलना इसमें ठीक है। तो इस चीज़ को, इन पॉइंट्स को जो है वो हम ऑलरेडी डाटा स्टोरेज, नेटवर्किंग सोर्सेज, सारी गेटवे सिक्योरिटी, इसको हम जो है वो तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये है कि इसके गिर्द ही, इन तीन पॉइंट्स के गिर्द ही सारी की सारी आईटी सिक्योरिटी जो है वो घूमती है। इन तीन पॉइंट्स के गिर्द आईटी सिक्योरिटी घूमने का मकसद ये है कि ये, अगर तीन ये पॉइंट्स जो हैं इनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा तो किसी भी पासवर्ड के ब्रेक होने का ख़तरा नहीं होगा, किसी भी डाटा का जो है वो मिसयूज़ का ख़तरा नहीं होगा, डाटा स्टोरेज जो है उसको उसको उसकी प्रोटेक्शन जो है वो सिक्योर होगी। दुनिया में ये इतना बड़ा इशू बन चुका है डाटा स्टोरेज के, पाकिस्तान में अभी हमें इस चीज़ की जो है वो तदारक नहीं है। ये विकी लीक्स के एग्जांपल मैं आपके साथ कोट करना चाहूँगा कि विकी लीक्स में जो वो साहब थे, वो सीआईए के साहब का जो है वो अहदेदार थे बड़ी पोजीशन के। उन्होंने इसको विकी लीक्स में उन्होंने डाटा सारा इस तरह से लीक कर दिया। वो उनके नाम विकी, उनका नाम था विकी लीक्स आईटी, इस तरह से सारा। अब वो उस बंदे को पनाह दे दी रूस ने, और वो डाटा सारे का सारा, अब उसमें ये है कि फाइल्स वगैरह, पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड व्हाट्सएप के बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सारी व्हाट्सएप और सॉफ्ट में चली गई है। जबकि पहले आप अभी भी दफातर में जाकर देख लें, एफबीआर का दफ्तर जिसमें सर फहरिस्त है, तो वहाँ पे फाइलें छत को लग रही हैं और गर्द से भरी हुई हैं, और डाटा की प्रोटेक्शन क्या है। आईटी ने जहाँ चीज़ों को आसान कर दिया है, वहीं पे इसमें जो है वो रिस्क भी इसमें मौजूद है कि उसमें डाटा की प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह से, किस लेवल की सेफ है। अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवरव्यू में भी इसी चीज़ का ही जो है वो डिस्कस किया गया है कि डिवाइसेस जो हैं वो बेहतरीन किस्म की, एडवांस किस्म की होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। अब इसमें डाटा प्रोटेक्शन में एक बात आप ये भी याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट डिवाइस ही उसका
एक हल नहीं है। लेटेस्ट डिवाइस के साथ साथ जो है उसका दूसरा अहम हल जो है वो है कि उसकी अपडेशन भी बड़ी ज़रूरी है। आप जौन सी भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, या वो मोबाइल है, या और कोई डिवाइस है इसकी आईटी की, तो उसमें ज़रूरी है कि उसको आप डे बाय डे उसको अपडेट किया करें। उसकी सेटिंग्स में जाएं आप, उसमें अपडेट को आप ऑन कर दें। अपडेट कुछ डिवाइसेस में तो अपडेट ऑटोमेटिक है, कुछ डिवाइसेस में जो है वो उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। डिवाइसेस में जैसे जैसे अपडेशन होगी लेटेस्ट से लेटेस्ट, उसी तरह से वो चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकेगा, डील बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकेगा। अगर डिवाइसेस में अपडेशन नहीं है तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो डिवाइसेस जहाँ पे लेटेस्ट होनी ज़रूरी हैं, वहीं पे ही डिवाइसेस की अपडेशन भी ज़रूरी है। ये देखेंगे, ये जितनी भी डाटा प्रोटेक्शन है, ऑथेंटिकेशन है उसकी, उसकी कॉन्फिडेंशियल है, उसकी प्राइवेसी है, उसकी डाटा डीलिंग है, वो सारी के सारी का जो है वो ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि या टाइम टू टाइम उसको आप सिक्योरिटी को चेक करें। अगर आप उसको टाइम टाइम चेक नहीं करेंगे तो उसमें इश्यूज जो हैं वो पैदा, बहुत सारी तो पता चल जाता है कि break हुआ है ना, कि किसी ने फेसबुक का आपका पास आपको ईमेल में लगाया हुआ है कि ये आप इसे, अब ये तो ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए आपको इस अपने पैरामीटर्स के साथ की क्वालिटी को डाटा को रखा गया है। वो तो एक बड़ी लंबी लिस्ट। आपके लैपटॉप तो उसने करना है। अब डाटा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज सबसे ज़्यादा जो होती है वो वायरस से होती है। पासवर्ड पूसवर्ड चेंज करने, इसको मैनेज करना, ये छोटी बातें हैं, इब्तदाई सी बातें आप सिखा सकते हैं। जबकि सबसे मेन जो उसमें मामला है वो ये है कि डाटा को उसको वायरस के ज़रिए या उसको मैनेज किया जाता है, और वायरस के ज़रिए उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है, और के मुताबिक उसको चेंज वेंज भी किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की जब भी आप एहतमाम करें तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें कि जो इसके वायरसेस हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, सबसे पहले सिक्योरिटी को वीक या कंप्रोमाइज़ वो वायरसेस करते हैं, उसके बाद बाकी की जो है वो मामलात हैं। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट की वही बात है कि अपडेट्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे तो फिर भी सिस्टम का कंप्रोमाइज़ होना पॉसिबल है। सिक्योरिंग द नेटवर्क, हाँ जी।
ये देखिए, अब ये जो मैंने आपको इब्तिदा में ये पासनामे में बात की थी कि नेटवर्क जो है उसको सिक्योर करना, सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी नेटवर्क है, सिक्योरिटी रिस्क नेटवर्क है, वो है वायर का इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हैं। वायर का इंटरनेट सबसे बड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ वही उसी में ही सिक्योरिटी रिस्क है, बाकी जो हैं उनमें भी दर्जा बदर्जा इसका मामला मौजूद है। स्कोरिंग द नेटवर्क वही बात है कि ये अगर नेटवर्क स्कोर होगा तो वो बेहतर तरीके से आप प्लान कर सकेंगे। अगर यूज़ कर सकें, अगर नेटवर्क उसका बेहतर नहीं है तो आप के लिए इशू वो कर सकता है। फिजिकल सिक्योरिटी अलग चीज़ है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अलग चीज़ है। अब इन दोनों को, फिजिकल सिक्योरिटी से मुराद, आप इसको अगर डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि डिवाइसेस की सिक्योरिटी उसमें शामिल है। उसमें इंटरनेट की सिक्योरिटी इसमें शामिल है। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो है वो उसमें वायरस और सॉफ्टवेयर वगैरह सारे आ जाते हैं। अच्छा जी, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए बहुत से इश्यूज से जो है वो बचा जा सकता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिस, ये बड़ी बेहतरीन स्लाइड है कि मुख्तलिफ किस्म के इदारों की सिक्योरिटी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ किस्म के इदारों की आईटी सिक्योरिटी मुख्तलिफ है, और उनको जो है वो सिक्योरिटी को के यूज़ की भी मुख्तलिफ उसकी पैरामीटर्स हैं। एक आईटी कंपनी है उसकी अलग से होगी। बैंक की सिक्योरिटी जो है, अब देखें बैंक में ये कितनी ज़्यादा, उसमें आपको ऐसे फ्रॉड्स, ईमेल्स, मैसेजेस आते हैं, ये आपका एटीएम अपलोड अपडेट करें, आपका जो है वो पासवर्ड आपने इसमें ट्रांजैक्शन कर दिया, आपको पता नहीं था। ये सारी की सारी जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं जिसको मुख्तलिफ तरह से डील और मैनेज किया जाता है। उसको मुख्तलिफ तरह से जो है वो बैंकिंग की सिक्योरिटी को अलग से मैनेज किया जाएगा, और जबकि जो है वो नादरा की सिक्योरिटी की जैसे हम बात कर रहे हैं उसको अलग से मैनेज किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की सिक्योरिटी, जैसे कि पुलिस का भी, अब आप देखें ना ये एफआईआर और सारी चीज़ें ऑनलाइन सारा, अब उनकी मुख्तलिफ इदारों की स्पेसिफिक सिक्योरिटी जो है वो मुख्तलिफ है। जितनी जिस इदारे की ज़्यादा उसमें है, उसकी काम की जितनी ज़्यादा हसासियत है उस लिहाज से ही उसको मैनेज किया जाएगा। ये आईटी सिक्योरिटी चेकलिस्ट उन्होंने दी हुई है। इसमें ये है कि आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और उसमें जो सिक्योरिटी बैरियर्स हैं उसको आप बेहतर तरीके से और उसको टाइम टू टाइम जो है उसको अपडेट करते रहें, टाइम टू टाइम उसको चेक करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप चीज़ों को सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर कर सकेंगे। और दूसरी उसमें मैं आपको इसमें जो बात साथ में कोड करना चाहता हूँ सबसे अहम वो है कि आप ये सारा पॉसिबल होगा अ, मुसलसल प्रैक्टिस से, मुसलसल प्रैक्टिस करने से ये सारा पॉसिबल होगा। प्रैक्टिस मुसलसल किए बगैर ये पॉसिबल होगा। अगर आप आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप आईटी सिक्योरिटी चाहते हैं अपने इदारे, अपने जो है वो बिजनेस, अपनी प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपको आईटी सिक्योरिटी की प्रैक्टिस है। ये ऐसा काम है जो आप कहें कि मैं सीख लूँ, मैं सीख के ये कर सकता हूँ, तो ये ऐसे नहीं है। इसके लिए नहायत ज़रूरी है कि इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इसमें जो है वो कामयाबी मिलेगी। प्रैक्टिस के बगैर इसमें मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस यूज़ की, आपका डाटा और आपके सारे इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं लीक या यूज़ हो रही है। केस स्टडी इंटरनेट डिवाइसेस में, केस स्टडी में जो आप जो है वो आप सबसे बेहतर है कि किसी भी
इसकी बजाय आप अपने इदारे की, आप अपने जो है वो डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी को ज़रा करें ना, उसको आप उसका कंपैरिजन करें, उसको आप एवेलुएट करें, उसकी आप स्टडी करें। सबसे बेहतरीन केस स्टडी ये है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी बड़े इदारे की केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसको करेंगे, तो वो ठीक है, उसमें से आपको सीखने के लिए तो कुछ मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करना। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तभी मुमकिन है जब आप उसको खुद से करेंगे, तो फिर वो मुमकिन है। उससे ये है कि उसमें आपकी केस स्टडी से कि आपको एक पैरामीटर्स एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि इनको आपने फॉलो करते हुए जो है अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्शन गारंटी तो फिर भी नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि आप अपने लेवल तक चीज़ों को देख सकते हैं, उनकी उन्हें बेहतरी की गुंजाइश वगैरह पैदा कर सकते हैं। IT security best practices implementations. Conduct a risk assessment to identify potential. Training employees. ये जी अब सबसे इसमें अच्छी बात अब स्क्रीन पे मशहूर हो रही है कि इसमें आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग से ही को कर सकते हैं बेहतर। उसका नहीं है, अगर ट्रेनिंग टेस्टिंग के बगैर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो फिर आपका वो सारा डाटा और सारी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसमें इदारों को भी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारा डाटा आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। हम भी आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर देते हैं। लेकिन सारी बातों का ये है कि कुल मिला के जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस से मुराद प्रोटेक्शन ही नहीं है, प्रोटेक्स प्रैक्टिस से मुराद ब्रेकिंग भी है कि आप सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश करें अपने ही इदारे के सेटअप की। ठीक है जी। फॉर 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 द बेटरमेंट ऑफ the entire department, not for the reason behind the any better leave। आप उसको अपनी प्रैक्टिस में ब्रेक भी करें और उसको आप स्कोर भी करें। आधी टीम उसको ब्रेक करे, आधी टीम उसको स्कोर करे, तो ये सारा प्रैक्टिस जो है वो सबसे बेहतर मुमकिन हो सकती हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, ये इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जब आपको पता चले तो आपने इस तरह से रिस्पॉन्स करना है। अब ये वेरी करता है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में, कि जिस तरह की आप वर्किंग कर रहे हैं उस लिहाज से उसी तरह से आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं इसका, इसमें कि बिजली का कोई आप बटन दबा दें तो वो लाइट ऑफ हो जाए, सारा सेटअप जो है वो सारा क्लोज हो जाए। इसमें तो आपको प्रोटेक्शन में बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स में
इंसिडेंट्स में रिस्पॉन्स में ये है कि उसकी क्लासिफिकेशन इंसिडेंट्स की क्या हैं, कौन सी हैं। जिस तरह का इंसिडेंट्स होगा उसी जो है वो टाइप का उसमें रिस्पॉन्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब उसमें कम्युनिकेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कम्युनिकेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल में पॉसिबल ये है कि ये उसको सिक्योर कैसे करना है। अब अ, एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और एक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जबकि कम्युनिकेशन बोथ में दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जो इंटरनल डाटा है और एक्सटर्नल डाटा है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा रिस्पॉन्स करते हुए। इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस कलेक्शन। अब इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस कलेक्शन की तरफ तो आप तब जाएंगे जब आपको उसकी एक्शन का अंदाज़ा होगा कि एक्शन किस वक्त किस तरह से कैसे रूनुमा हुआ। जब आपको इस चीज़ का पता होगा तो फिर यानी कि आप कह सकते हैं कि पासपोर्ट कराची से ब्रेक हुआ है या दुबई से ब्रेक हुआ है। ठीक है जी। और उसमें पासपोर्ट के ब्रेक होने के बाद डाटा कॉपी हुआ है, डाटा रिमूव हुआ है, डाटा कट हुआ है या डाटा एडिट हुआ है। इन चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के साथ देखते हुए उसका रिस्पॉन्स और डाटे को किस तरह से जो बच गया है या इफेक्ट नहीं इफेक्ट ही होने से बच गया है या कुछ डाटा लॉस हुआ है तो बाकी के डाटे को किस प्रोटेक्ट करना है, ये इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन में ये चीज़ शामिल होगी। कंटेनमेंट बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। अब एक दफ़ा आपका डाटा ब्रेक हुआ, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई, तो उसको आपने मैनेज करने के लिए उसके शॉर्ट टर्म रेमडीज और लॉन्ग टर्म रेमडीज का अलग अलग से जो है वो उसको प्लान करना है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, आइंदा इसको किस तरह से डील किया जाए। देखिए रूट कॉजेज एनालिसिस में आपको सारे के सारे सिस्टम को, सारे सेटअप को रिव्यू करना पड़ेगा और रिव्यू करते हुए आपको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कहाँ पे फ्लॉज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और उनकी रेमेडी की जाएगी। फिर उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन से मुराद वो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बुनियादी और की रोल प्ले करती हैं, उनको आप इसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। रिकवरी रेमेडिएशन में जो है वो ये है कि अगर आपने सिक्योरिटी वापस उसकी कर ली है प्रोटेक्ट तो फिर रिकवरी मैनेजमेंट आसान होगी। और अदरवाइज जो है वो अगर डाटा मैनेज हो गया है या डाटा यूज हो गया है या रिमूव हो गया तो फिर उसके लिए उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्न, उसका रिकॉर्ड जब मेंटेन करेंगे उसकी है वो फ्लॉज जो थे उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे तो चीज़ों को सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में काफ़ी सारे जो है वो फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है। कंटिन्यूस रिव्यू एंड वैल्यूएशन, ये तो आपको मैंने पॉइंट नंबर 10 जो है ये हमने इस पर ही की है इससे ज़्यादा पहले भी। तो उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक करें, उसको बार बार उसको एड्रेस करें, देखें
तो फिर उसको मैनेज करना बेहतर है, आसान है। अदरवाइज जो है वो फिर इसको चीज़ों को अ, जब सिक्योरिटी या डाटा कंप्रोमाइज होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस का हुआ हुआ है, किस दिन का, किस डेट का हुआ हुआ है। तो टाइम टू टाइम सिक्योरिटी इंस्पेक्शन ज़रूरी है, बल्कि ऑटो चेक उसमें है कि आप को फौरी ऐसे ही उसका पता चले तो आपने उसकी की एलिमेंट्स में उसको उसको आपने जो है प्लान किया हुआ हो कि इसको फेस और मैनेज किस तरह से करना है, डील किस तरह से करना है। इन द वर्ल्ड ऑफ IT security, having incidental response plan is crucial। ये उसमें सिक्योरिटी इंसिडेंटल रिस्पॉन्स में जो है वो डाटा की नौयत के मुताबिक उसको जो है वो ये किया जाएगा। आप इसमें जो पेंटागन का डाटा प्रोटेक्शन और उसके रिस्पॉन्स सारा डिफरेंट होगा, और उसकी जगह पे सितारा केमिकल का मुख्तलिफ होगा पाकिस्तान का, और इसी तरह से जो है वो इंडियन रॉ का मुख्तलिफ होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये सारे का सारा बेस करता है डाटे की कंटेंट पे, क्वालिटी पे, उसकी सिक्योरनेस पे, इन चीज़ों पे उसका फोकस है। As we look to future of IT security, we can also see trends। अच्छा, इसमें फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं वो सारे बिलोंग करते हैं डिवाइसेस की क्वालिटी के साथ, डिवाइसेस की अपडेशन के साथ। ट्रेंड्स जो हैं सिक्योरिटी के वो चेंज होते हैं। डिवाइस अब ये कभी किसी में आज से 20 साल पहले तो किसी की सोच भी नहीं थी कि ये कि स्क्रीन को टच करेंगे चले, टच करेंगे पासवर्ड लग जाएगा, स्क्रीन को टच करेंगे पासवर्ड खत्म हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स ट्रेंड्स जो हैं ये टाइम के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली और उसमें जो है कहीं के साथ ये ट्रेंड्स भी मूव करते रहते हैं, डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। कंक्लूजन में इसमें ये है कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो है, IT सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी सारे इंटरनेट को करती है। ये IT सिक्योरिटी जो है वो नेटवर्किंग को या सिस्टम्स को, कंप्यूटर सिक्योरिटी हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि डिवाइसेस अपडेट हों, डिवाइसेस मॉडर्न हों, और एक्सपर्टीज़ जो हैं वो ऑपरेटर्स की ज़रूरी हैं। और टाइम टू टाइम इसको चेक करें, टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस करें। और सबसे बड़ी जो उसमें है इशू आता है वो आता है कि वायरस जो है वो सबसे बड़ा ब्रेक, सिक्योरिटी को ब्रेक करने की वजह बनता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें दर्जा बदर्जा बाद में जो है किरदार अदा करती हैं। और उसमें जो उसका ये है कि उसमें टीम टीम वर्क हो, उसमें प्राइवेसी हो, उसमें ट्रस्ट हो, उसमें जो है वो पोटेंशियल हो, उसमें काम का सेम टारगेट हो। ये सारी चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर टीम में मौजूद 4 लोगों की सेम सिर्फ 4 साइडों पे है तो फिर सिक्योरिटी रिस्क जो है वो उतना बढ़ जाएगा, और इसकी टीम बड़ी छोटी होती है। साइबर में, IT में, सिक्योरिटी में टीम जितनी छोटी होगी प्रोटेक्शन बेहतर होगी। इसमें टीम जितनी आप बढ़ाएंगे, एक से ज्यादा लोग, बंदा, 2 3 4, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे टीम की जो है स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी क्वालिटी और कंप्रोमाइज होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। तो इसमें आप लोगों के पास 5 मिनट हैं, आप इसमें कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वेलकम, अदरवाइज इसको फिर मैं क्लोज कर दूँ। जी, 5 मिनट में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन फॉरम है।
जी आसिफ साहब आपको क्वेश्चन करेंगे। सर जावेद अख्तर पार्टिसिपेंट ने साहब। क्वेश्चन करने हैं, तो अगर पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो सर करें प्लीज, आप डिस्कस करें। मुदस्सिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, तो आप मुदस्सिर सलीम साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सैयद हसन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साजिद करीम, मोहम्मद अदनान, जावेद हसन, जावेद अख्तर, एहसन नईम, नसीम, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हम ये पार्टिसिपेंट हैं सारे। आसिफ साहब सर क्वेश्चन क्लियर थोड़ा आ सा रहा है? ये आप ब्रीफ कर दें कि हम अपने सिस्टम जो है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है, या हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं पर्सनली, एक थोड़ा टॉपिक से हट जाता है, तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं? आजकल आपको पता है बैंकिंग के जो फ्रॉड वगैरह है काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके मतलब थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें ताकि हम पर्सनल लाइफ में भी अपने आप को सिक्योर कर सकें। जी बिल्कुल। इसमें जी गुजारिश ये है कि जहाँ पे आईटी ने बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, वहाँ पे बहुत से इम्तहानात में भी डाल दिया है हमें। इम्तिहान से मुराद ये है कि आप को अगर एक फेक कॉल आती है कि जी आप अपना पासवर्ड बताएं, आपको इसको अपडेट करना है, या आपका एटीएम अपडेट है, ये जो कि आम हमारे माशरे में ये एग्जांपल्स हैं। अब ये कुछ दिन पहले की ही बात है, साइबर सिक्योरिटी इस्लामाबाद में ये केस रिपोर्ट हुआ है कि मीज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर को कॉल आया, उसको कहा गया जी आप अपना पासवर्ड बताएं, हम एफआईए से बात कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो उसने आगे से कहा कि जी आप ये क्या इस बात की गारंटी है कि आप एफआईए से हैं? उन्होंने एफआईए के इस्लामाबाद के नंबर से कॉल आ रही है, पिटिशन नंबर से, और जितने भी जो है उसने बताया, कॉल करने वाले ने जितने भी रेफरेंसेस बताए सारे के सारे ऐसा था कि ऑफिस से कॉल आ रही है। तो जबकि वो थी सारी कंप्रोमाइज़ और फेक थी सारी वो, तो फ्रॉड हो गया सारा सिलसिला। तो बाद में पता चला कि ये तो सारा सिलसिला कंप्रोमाइज़ था। आईटी को आप आईटी के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात बिल्कुल हम सबके लिए एक सबक है, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक सबक है कि आईटी के साथ हम झूठ नहीं बोल सकते, आईटी को हम फ्रॉड नहीं कर सकते, आईटी को हम मिसयूज भी नहीं कर सकते। तो इसको ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें। इसमें इवन हम अपना एटीएम कार्ड ही मशीन में जब एटीएम में डालते हैं तो वो उसको पासवर्ड 2 दफ़ा गलत दें तो 3 दफ़ा कार्ड नहीं वापस करता। तो आईटी को ईमानदारी के साथ यूज़ करने से मुराद ये है कि जो वो तो खुद आपको चलाती है, ये इसमें ऐसी किसी एजुकेशन की ज़रूरत तो है नहीं। अब अगर आईटी को हम एक फील्ड मान लें, तो इस तरह से एक फील्ड तो इंग्लिश भी है, इस तरह से एक फील्ड मैथ भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग भी है। जबकि आईटी अब केमिस्ट्री की या केमिकल की या इंजीनियरिंग की फील्ड में जो इस फील्ड के लोग नहीं है वो तो इसमें नहीं सस्टेन या सर्वाइव कर सकते। जबकि आप उसको करते हैं ऑपरेट, वो साथ साथ आपको खुद चला रही है कि आप ऐसे करें, वैसे करें, वैसे वैसे, ठीक है। चाहे वो कोई वेबसाइट है, चाहे वो कोई ईमेल है, चाहे वो कोई एटीएम कार्ड है, चाहे वो कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। तो इसी तरह से इसकी सिक्योरिटी भी साथ ही हमें है वो अपडेट और गाइड करती है, टीच करती है कि सिक्योरिटी को आपने किस तरह से मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को आपने किस तरह से जो है वो लेके चलना है। तो सिक्योरिटी को लेके चलने में या मेंटेन करना भी उसी तरह मुमकिन है जिस तरह से उसको ऑपरेट करना मुमकिन है। आप देखें हम में से कितने लोगों ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया तो उसकी ट्रेनिंग ली, उसकी क्लास पढ़ी, उसकी टीचिंग किस लेवल की हमने उसकी ट्रेनिंग ली, जिस लेवल की हमने एटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग ली उसी लेवल की ही उसकी सिक्योरिटी भी उसकी सिक्योरिटी भी उसी लेवल की ही हम सीख सकते हैं, उसी उसी डोमेन में हम सीख सकते हैं उसकी सिक्योरिटी भी उसी डोमेन में इस तरह से सिक्योरिटी सीख सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम, ऑटो सिस्टम है जो कि अंग्रेज़ ने तो किया लेकिन हमें चलें कि ये आपको खुद ऑपरेट कर खुद करके ये चला है।
जब तक आप मिस यूज गलत एंट्री नहीं करेंगे तब तक ये आपको मिस यूज या गलत एंट्री की जो है पेनल्टी नहीं देगा, पेनल्टी की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो इसको आप पॉजिटिवली यूज करें। पॉजिटिवली यूज करते हुए आप हमेशा इसकी सिक्योरिटी में भी सर्वाइव कर सकेंगे। जब आप उसको पॉजिटिवली यूज करने से मुराद ये भी है कि जो स्क्रीन पे आ रहा है उसी को आप सच माने। जो किसी ने फ़ोन करके, मैसेज करके या ईमेल करके आपके अकाउंट के बारे में कहा है उसको सच ना माने। जो स्क्रीन पे आ रहा है ऑपरेट करते हुए वो सच है। उसके अलावा अगर हम किसी भी दूसरे मामले को, चीज़ को सच समझेंगे तो वो फिर हमारे लिए नुकसान का बायस होगा। जी राइट सर। सर ये जावेद साहब का क्वेश्चन है, जावेद अख्तर साहब का, कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है हमारे घरों में होते हैं, उसकी सिक्योरिटी को हम किस तरह से यकीनी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक थोड़ा सा अटैच करता चलूं कि वहां पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, वो क्रैक्ड होता है, वो हम परचेज नहीं करते। तो हाँ जी। इसमें हमारा जो सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस कितने परसेंट है, और हम इसमें किस तरह अपने आप को सिक्योर कर सकते जो जी पर्सनल कंप्यूटर है उसको सबसे ज़्यादा उसके जो चांसेस हैं ना कंप्रोमाइज होने के या सिक्योरिटी ब्रीच होने के, वो हैं इंटरनेट के ज़रिए। ये पासवर्ड से आगे चली गई है, किसी के पास इंटरनेट के ज़रिए आपके सिस्टम को जो है वो मिस यूज उसका हो सकता है। अब इंटरनेट के ज़रिए कैसे हो सकता है? जितने भी अ, एक वाईफाई के साथ या आपका एक डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस के साथ एक से ज़्यादा जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल अटैच हैं उनको, उनकी जो है वो एक्सेस पॉसिबल है। उसकी एक्सेस पॉसिबल है। अब एक्सेस पॉसिबल वो किस तरह से है? वो ऐसे पॉसिबल है कि एक सिस्टम जब चल रहा होगा, ऑन होगा, वर्किंग हालत में होगा, तो उस वक्त वो कंप्रोमाइज हो सकता है, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। इंटरनेट, उसके साथ कोई भी दूसरा कनेक्शन आप जो है वो लॉग इन करते हैं, कोई भी दूसरे किसी और को नेट की एक्सेस दे दें, या उसके अलावा जो है आप उसमें चीज़ों को जो है कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसी आप लॉग इन कर लें तो वो आपके सिस्टम को, अब आप कंप्यूटर खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर नहीं सॉरी, आप प्रिंटर खरीदते हैं हफीज़ सेंटर लाहौर से। प्रिंटर खरीदने के बाद प्रिंटर अब आपके सिस्टम के साथ ही अटैच नहीं हो रहा। आपने क्या किया कि आपने जहाँ से प्रिंटर खरीदा उनको आपने कॉल की कि भाईजान मेरे घर में जो सिस्टम है उसके साथ ये प्रिंटर अटैच नहीं हो रहा, तो आप इसको, अब आप बताएं मैं क्या करूं। उसने आपको बताया, आप फिर नहीं अटैच हुआ। फिर उसने आपको कहा कि आप ऐसा करें कि आप अब मैं उस सॉफ्टवेयर का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा बावजह, उसने कहा जी आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसका लिंक मुझे सेंड करें व्हाट्सएप में। आपने उसका लिंक व्हाट्सएप में सेंड किया, आपका सिस्टम सारा आप मॉडल टाउन में बैठे हुए हैं, वो हफीज सेंटर में आपका सिस्टम सारा हफीज सेंटर से बैठा हुआ मॉडल टाउन में पड़ा सिस्टम हफीज सेंटर से ऑपरेट कर रहा है। तो जो इंटरनेट के जरिए सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ का मैंने जिक्र किया, बात दफ़ा पता नहीं मेरी, मैं आपको बात समझा पाया हूँ कि नहीं, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं प्रोटेक्शन को चैलेंज होने के। जबकि जो उसको हम कहें कि इसके पासवर्ड या हार्ड डिवाइसेस के ज़रिए वो उसके चांसेस बड़े कम हैं। एक उसमें बचने का बेहतरीन तरीका ये है सिस्टम का सिक्योरिटी मेंटेन रखने का कि आप सिस्टम को रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट करें। आप उसकी अपडेट रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे तो बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन से आप बच जाएंगे। और अगर आप उसकी अपडेशन जो है वो तभी करेंगे जब अपडेशन में वो कहता है कि जी अपडेट भी होगा और रीस्टार्ट भी होगा, तो तब उसमें मसाइल का सामना हो सकता है। ठीक राइट सर। तो अभी किसी और का, पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है? रिजवान साहब, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज। सर कोई जी क्वेश्चन है लिखना आपका? हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी। वालेकुम सलाम। हाँ, दो चीज़ें वाले से बात करूँगा, तो पता है
शेयर कर रहे होते हैं समटाइम। तो सिक्योरिटी के नाम पे ऐसा भी होता है कि हम कितना डाटा छुपा जाते हैं, तो मैं सीनियर हूँ तो मतलब जूनियर से डाटा शेयर नहीं कर रहा है। चीज़ हमारी सर्विकली आती है, जो आप शुरू में आप बात कर रहे थे कि डाटा को क्या डाटा सिक्योर होना चाहिए। एक तो डाटा सेंट्रलाइजिंग होना, डाटा सेंट्रलाइज हो, फिर कौन सा डेटा हो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना डिसाइडेड होना चाहिए। डिसाइडेड होना चाहिए कि हम लोगों को कौन कौन सा डेटा देना है। तो क्या होता है कि नहीं, ये नॉलेज लोगों तक शेयर नहीं हो पाती। मैंने तो कंप्यूटर दुनिया भर का डेटा जमा किया हुआ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, चीज़ें की काम आएगा कैसे कोई देख सके। ये दूसरी चीज़ है। मतलब हर तरह के डेटा होते हैं, पर्सनल डेटा होते हैं, वो कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट के डेटा होते हैं। और क्या कहते हैं, उन डेटा का मामला क्या होता है कि वो डेटा ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, वो कभी यूज नहीं होते, वो किसी को मिलते भी नहीं है। हमारी जो एजुकेशन के इदारे हैं, किसी मशीनरी देखने के जो लोगों को चलाना नहीं आती, या वो चीज़ों के मुताबिक उनको ट्रेनिंग नहीं होती, जब वो ना वो उसको देते हैं, वो सीडी डिस्क फ्लॉपी पड़े पड़े उनके सॉफ्टवेयर और सब चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, जिसको डेटा सिक्योरिटी का नाम दे दिया जाए। तो दूसरी चीज़ भी राह खुल जाए ना, तो तवाज़ुन होना चाहिए। बेसिकली हमें इस हवाले से लोगों की तरबियत करनी चाहिए। बेसिकली एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए साइबर के हवाले से, जो कि हमारे यहाँ हिस्सा नहीं है, जिसकी तमीज़ होनी चाहिए लोगों को कि कैसे यूज़ करना है, किसके क्या एटिकेट्स हैं। ये भी एक ज़िंदगी है जो अब दुनिया में दाखिल हो गई, जो आपकी डिजिटल लाइफ जिसको कह रहे हैं आप, दुनिया में दाखिल हो गई है। लेकिन इसकी तहमीत तहजीब सिखानी चाहिए कि भाई इससे क्या कहते हैं वो होनी चाहिए। लेकिन उसकी कोई भी सेकंड बैलेंस नहीं है। मतलब बेसिकली जब तक फर्ज की तरबियत नहीं करेंगे ना, तो हाँ, तो फर्ज की तरबियत नहीं करेंगे तब तक तो हम किसी भी सिस्टम को ले आए। अगर आप कहते हैं कि ऊपर वाला नीचा लगेगा, नहीं मैं वो जल्दी हो जाएगा, तो किसी भी बुनियाद पर मिल सकते हैं, आइडेंटिटी की बुनियाद पर मिल सकते हैं, किसी भी बुनियाद पर मिलकर वो डेटा लीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप की बुनियाद पर भी डेटा लीक कर सकते हैं किसी इदारे का। लेकिन मसला कहने का ये है कि तरबियत होना जरूरी है, क्योंकि हम जिस दुनिया में दाखिल हो गए हैं उस दुनिया को पहले समझ लें कि हमें दुनिया में रहना कैसे है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आशीष साहब, एक क्वेश्चन जरा, ये इनके आवाज़ बड़ी ब्रेक होके आ रही थी, थोड़ा रिवाइज कीजिएगा प्लीज। जी सर, मैं ये कह रहा था कि इस जो नई दुनिया में हम दाखिल हो गए हैं, जो साइबर की दुनिया है, इसके हवाले से लोगों की तरबियत होना जरूरी है। हाँ अगर जी तरबियत जी। तो हमें इस तरह के मसाइल का सामना रहेगा। इससे दो दो राहें खुल रही हैं। एक तो लोगों की इंफॉर्मेशन कम हो रही है, इस बुनियाद पे कि हम डेटा स्टोर कर रहा हूँ, मैं डेटा जमा तो कर रहा हूँ, लेकिन वो डेटा किसी काम पे ही नहीं है, उसको किसी ने देखा नहीं है। मतलब हमारे वर्ड यूज करते हैं कि वो डेटा कर क्या रहा है, इस समय पड़ा पड़ा, मतलब वो लोगों के सामने ना आ जाएगा, वो उसके काम के लायक ना होता है। जो चीज़ होती है ना, वो आ रहा है हमारे तालीम इदारे हों या और भी कई जगह हों, तो वहाँ डेटा का मसला यही है कि वो डेटा वहीं का वहीं रह जाता है सिक्योरिटी के नाम पे, ना वो इस्तेमाल होता है, ना किसी की पहुंच में होता है, शायद वो जाया ही जाता है। तो ये कि देखिए, अच्छी मतलब लाइफ के हवाले से ना लोगों की तरबियत होना जरूरी है लोगों की, ताकि हम लोग जो है डेटा को, कौन सा डेटा जो है हमें लोगों को देना है, उनकी आने जाना रखता है, क्योंकि एजुकेशन और स्किल इंप्रूव होती रहे। और कौन सा सिक्योर रहना, तो एक लेवल तक महसूस रहना, तो सिर्फ जाना भी नहीं है, तब जाना ही उनसे है और लोगों की एजुकेशन का हिस्सा बनना है, तो फिर तो हर हाल में उसी टाइम से हो जाना चाहिए कि हम लोग हाथ से हाथ ही अपडेट रहे हैं उस डेटा से। हाँ भाई, ये अब इस बात आपको ये डेटा की रिक्वायरमेंट है इस इदारे को, और सब उस मॉड्यूल के मुताबिक ढल जाए, तो इसलिए हमारे इदारे, हमारा मुल्क पीछे रह गया है डेटा सिक्योरिटी के नाम पर। एक सिक्योरिटी वर्ड के बीच के वो बेचना है, वो एक अलग है इशू, वो एक अलग सिक्योरिटी वाले मामला होते हैं कि जिसकी के फलाने इदारे का डेटा फलाने के पास जा सकता, और एक शख्स के लिए वो डेटा किसी काम पे ही नहीं है। ये चीजें होती हैं सब। जी रुरान साहब, आप का क्वेश्चन पहुंच गया जी, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने फरमाया कि ये इसकी एजुकेशन की ज़रूरत है, ये बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन हमारे माशरे में जो ज़्यादा मसला है वो ये है कि हमें हमारी मेजोरिटी को इसकी ऑपरेटिंग का ही नहीं पता। आईटी ऑपरेटिंग का ही मेजोरिटी को नहीं पता, और जब ऑपरेटिंग का नहीं पता तो उसकी सिक्योरिटी उससे अगला जो है वो स्टेप है। मैंने अर्ज़ किया ये हमारी गुफ्तगू के स्टार्ट में कि सिक्योरिटी पहले नंबर पे है और आईटी प्रोडक्शन दूसरे नंबर पे है। ये बात चली जाती है प्रोफेशनल्स की तरफ, लेकिन हम प्रोफेशनल्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन इदारों की, उन ऑफिस की, उन प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ की जो कि आईटी के साथ डील करते हैं। अब इसकी अगर तो स्पेसिफिक एजुकेशन की बात हम करें तो वो तो एक ही है, और वो है इथिकल एजुकेशन। है तो ये क्राइम ही, डाटा सिक्योरिटी इशू जो है वो क्राइम है। इसको हम पाकिस्तान में साइबर क्राइम कह रहे हैं। ये है तो
क्राइम ही ये एक जो है वो आईटी क्राइम है। ठीक है जी, ये वो वाला क्राइम नहीं है जो कि हम जस्टिस सिस्टम और पाकिस्तानी पुलिस में या पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों से डील करते हुए जिसको देखते हैं। ये आईटी क्राइम है। और इसकी एजुकेशन की जहाँ तक बात है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बुनियादी तालीम जब हमारे पास इसके ऑपरेटिंग का हमें पता होगा, तो जो इसकी डाटा की सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो सारे इथिकल इश्यूज हैं। वो सारे के सारे इथिकल इश्यूज हैं। अब ये डाटा ब्रीच होना या सिक्योरिटी ब्रीच होना, ये चोरी ही है ना जी। इसको अगर हम अपने पाकिस्तानी पैटर्न में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये चोरी है। जी और बिल्कुल सकते हैं। चोरी जो है वो एक चोरी जो है वो एक गैर अखलाकी बात है। इसको अच्छे अल्फाज में अगर हम डिफाइन करें, अच्छे अल्फाज में, तो वो एक गैर अखलाकी मामला है। तो उसके लिए इसकी एजुकेशन जो है वो, अब आप देखें, मैंने जैसा कि जिक्र किया कि मैंने इसके 6 साल सिक्योरिटी के कोर्सेज किए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है मेरी। उसमें तमाम में वो कहता है, जो कंटेंट पढ़ाया गया, जो कि मेरे पास सेटअप मौजूद भी है, मुझे आज ये इन्होंने आसफ साहब ने हुक्म दिया, मैं फौरी हाजिर हो गया हूँ। कनेक्टेड में रब्ता किया मुझसे, मुझे थोड़ा सा टाइम देते तो मैं वो शेयर करता आपके साथ ज़रूर सारा डाटा। उसमें वो कहता है कि जी ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ये एडवांस इश्यूज हैं। पहले ऑपरेटिंग वाली चीज़ है। ऑपरेटिंग, जिस बंदे को प्रॉपर ऑपरेटिंग आती है, उसके लिए सिक्योरिटी को मैनेज करना। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं जो आप फरमा रहे हैं कि ये इसकी एजुकेशन। हाँ जी, ये जो है इसका एजुकेशन का इसका ये है कि ये इसके लिए हमें अलग से कोई डेफिनेशंस और अलग से जो है प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ सकती है। लेकिन इसकी जो मेन एजुकेशन है वो इथिकल एजुकेशन ही है ना। सारी की सारी इथिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जैसे हमने ये इसकी सिक्योरिटी के टाइप्स में वो बात की कि ये ट्रस्ट होना चाहिए, पॉलिसी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, वो बिलोंग करता है इसके साथ, इखलाकियात के साथ, इथिकल के साथ। अगर हर बंदा अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे, तो डाटा कैसे ब्रीच हो सकता है? ये तब ही ये इस चीज़ का हमें सामना करना पड़ता है जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क है। दूसरी बात इसमें ये कि डाटा यूज़ आप कह रहे हैं कि कितना सारा पड़ा हुआ सारा मामला। अब इसमें जो, अगर हम इंटरनेट के डाटा की सिर्फ बात करें, जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, जो कि गूगल पे मौजूद है, जो कि गूगल स्कॉलर पे मौजूद है, जो कि बाकी साइट्स पे मौजूद है, वो सारे की सारा मैंने जैसे कि आपसे गुफ्तगू के स्टार्ट में जिक्र किया कि मैं भी तालब इल्म हूँ, मैं ज़रा बड़ी क्लास का तालब इल्म हूँ, आप एक स्टेप छोटी क्लास का तालब, हम सब सीखने के मरहले में ही है ना जी। जितना भी डाटा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, जो वो नॉलेज तो है नहीं, वो तो सारी इंफॉर्मेशन है। अब देखें ये कितने कितने रिसर्चर स्कॉलर जो हैं, वो गूगल स्कॉलर से किसी का रिसर्च पेपर उठाते हैं, किसी अंग्रेज़ का, उसको मैनिपुलेट करके वो पाकिस्तान में उस पर डिग्री ले लेते हैं। तो ये तो सारे का सारा डाटा जो पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, ये कंप्रोमाइज्ड और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाए, जो डाटा हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे डिवाइसेस में है, जिसे हम पर्सनल डाटा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ये हमारा, मेरा ये पर्सनल, मेरा ऑफिशियल पर्सनल डाटा है, उसकी प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी भी है। वो डाटा मिस यूज़ कहीं हो सकता है जो कि हमारी डिवाइसेस में मौजूद है, जो कि हम ऑफिशियली जिसको हम डील करते हैं, वो डाटा जो है वो प्रोटेक्शन डिमांडेड डाटा भी है, और वो प्रोहिबिटेड भी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनका उसके साथ, उनके साथ कोई नफ़ा या नुकसान जुड़ा हुआ है। तो इसलिए डाटा की प्रोटेक्शन की एजुकेशन जो है वो जुड़ी हुई है डाटा की इम्पोर्टेंस के साथ। जब डाटा इम्पोर्टेंट होगा तो उसकी जो है वो एजुकेशन भी उसकी उतनी जरूरी है। और ये मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर बात खत्म करता हूँ कि एक मूवी थी बॉलीवुड की, मुझे उसका नाम नहीं जेहन में आ रहा, कभी स्टूडेंट लाइफ में हमने देखी, तो उसमें डाटा इसी तरह से ट्रैवल करना है, जिस बंदे के पास डाटा है उसके पास
डाटा उसको फायर कर दिया जाता है कि जी ये डाटा जो है आगे ट्रैवल आगे ना पहुंच जाए कहीं। उसको क्रिमिनल जो है वो फायर कर देते हैं। उसने वो उस वक्त फ्लैश ड्राइव अपने कंप्यूटर पर लगाई होती है, वो एक क्लिक करता है डाटा आगे चला जाता है, उसने उसी असना में उसे फायर लगता है और वो मर जाता है। अब डाटा ट्रैवल करवाना या डाटा एक्सचेंज करना या सेंड करना, ये तो है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए बटन दबाते हैं, 1 सेकंड में वो न्यूयॉर्क में पहुंच जाता है। तो इसकी स्पीड से, इसके ट्रैवलिंग स्पीड से भी इस बात का इदराक होता है कि इसकी एजुकेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। तब ही जाके जो है इसकी एजुकेशन होगी तो ही इसकी प्रोटेक्शन होगी। और एजुकेशन जो है वो इसकी यूज़ के साथ जुड़ी हुई है कि जिस तरह का उसका यूज़ है, जिस तरह की उसकी इम्पोर्टेंस है, उस तरह की उसकी आप जितनी कीमती चीज़ है उतना उसका ख्याल रखता है। वही जो है वो बात इधर भी कॉल करती है। मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आंसर कर सकूं। अब पता नहीं कितना मैं आपको स्पेसिफिक एड्रेस कर सकता बिल्कुल हूँ। ठीक है। एक चीज सर मैंने और पूछनी थी आपसे, शायद पार्टिसिपेंट के लिए बहुत से ये प्रमोशन के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कुछ फेक किस्म का डाटा डेवलप करती हैं और फिर आगे से आगे किसी मशहूर कंपनी के नाम से, तो वो फिर आगे से आगे ट्रेवल करता जाता है और लोगों की जो सिक्योरिटी है या उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसके साथ साथ जो है उनके पास पहुंचती रहती है। तो इस किस्म की एड्स से हम कैसे बच सकते हैं? या कह लें कि पर्सनली हमें कोई ऐसा बंदा ऐड भेज देता है जो कि हम उसे जानते भी हैं, उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ये अवेयरनेस नहीं होती कि उसके पास जो मैसेज आया है वो उसकी हकीकत क्या है, और इस किस्म के मैसेजेस को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं अपनी जो उसका ना सर क्वेश्चन मेरा समझ आया आपको? समय उसमें ना ये है कि जी जी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर हम डील करते हैं, ऐसा हमें अगर इशू का सामना करें, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे हमें कोई ऐसा मैसेज मिलता है कि जिसमें ये जो आपने जिक्र किया कि फेक डाटा ही सारा उसमें उन्होंने फीड किया हुआ है और उसी को बेच रहे हैं, फेक डाटा या पर्सनल डाटा इजाज़त के बाद उसको सबसे अहम यह है कि उसको आप रिपोर्ट करें। फेसबुक पे अगर आप हैं तो आप उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने से पाकिस्तानी मुआशरे में हमारे अभी इतनी अवेयरनेस नहीं हुई। रिपोर्ट करने से ये होगा कि वो आपकी एक पुलिस रिपोर्ट एफआईआर टाइप ही आपकी तरफ से चली गई है, और खुदा न खासा आपको किसी स्टेज पे उस इशू को फेस करना पड़ता है, तो आपने जो रिपोर्ट किया हुआ है वो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो आप रेफर कर सकते हैं कि जी मैंने इसको रिपोर्ट किया था। जब आप उसको, हालांकि हमें ये छोटी सी बात लगती है कि ऑप्शन में जाते हैं, शेयर है, लाइक है, ब्लॉग है, रिपोर्ट है, इस तरह से ऑप्शंस आ रही होती हैं। आप ऐसा डाटा को, आप ऐसी एडवर्टीजमेंट को, आप ऐसी पोस्ट को रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, आप अब उससे बरी जिम्मा हैं। अब ये तो फेसबुक वगैरह पे हो गया। अब जो मैसेजेस आते हैं, प्रमोशन मैसेजेस हम जिसको हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन मैसेजेस जो हैं उसको डील करने का तरीका ये है कि साइबर एफआईए की साइबर सिक्योरिटी में ये मैसेज ही आपने करना होता है। उसमें भी वो कोई एफआईए के जाके एफआईए सेंटर में जाके कोई उसकी रिपोर्ट नहीं करवानी, वो आपने ऑनलाइन ही वो सारा वो आपने रिपोर्ट कर देना है। पीटीए को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप एफआईए साइबर सिक्योरिटी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उस पर वो एक्शन लें या ना लें ये आपका मसला नहीं है। आपने जब उसको रिपोर्ट कर दिया तो आपकी तरफ से जो है वो ड्यूटी ख़त्म होगी, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब उस पर आप ये एक्सपीरियंस करेंगे, मैं तो चूँकि इन चीज़ों से ज़रा गुजरा हूँ, तो आप हैरान होंगे कि कई आपकी ऐसी कंप्लेंट्स पे बड़ा बड़ा एक्शन होगा। ठीक है जी। और बड़े लोगों को बड़े लोग नुकसान से बच जाएंगे। ओके। और बाज़ पे हमारे मुआशरे में जो एक मिजाज है, बाज़ पे कोई एक्शन नहीं होता लेकिन आपकी तरफ से वो चला गया। अगर हम एक
एक प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट को या मिस मैसेज को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम कहें कि जी हम इसके ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करेंगे, हम कोई कोर्ट में करेंगे, पुलिस में करेंगे, ये मॉडर्न अब चेंज हो गई है ये सारी दुनिया। अब ये ना तो किसी के पास इतना टाइम है, ना किसी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो जाके और ऐसे ही किसी को रिपोर्ट करता फिरे। उससे बेहतर ये है कि आप ऐसे ही समझें कि आप ये जैपिंग कर रहे हैं इस पे ना, फेसबुक पे मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हैं, मुख्तलिफ एड्स देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, वैसे ही आपका 1 मिनट नहीं लगेगा, वो रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट होने से आप सेफ हो जाएंगे। जब कभी भी लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, ये अब दुनिया सारी इंटरनेशनल लेवल की तरफ चली गई है। ये आईटी की वजह से ना सारा ये अब बना है ग्लोबल विलेज, जो कार्ल मार्क्स ने किसी ज़माने में कहा था दुनिया ग्लोबल, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ग्लोबल स्ट्रीट बन गई है, ग्लोबल विलेज से भी आगे की बात चली गई है। तो इसमें आपने जब रिपोर्ट कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी और इसका कोई हाल नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसको फ़ोन करके कहें कि भाई है तू की कीता है, ये इसका कोई हल नहीं है। इसका हल है कि आप उसको डिजिटली आप उसको डील करें, और डिजिटली डील करके आप जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। अब उस पर एक्शन हो या ना हो ये अलग बात है। और जब आप उसको डिजिटली रिपोर्ट करेंगे तो वो आप रीजन में बताएं कि ये डाटा इसमें फेक, इसमें फीड किया हुआ है या मिस लीड किया जा रहा है लोगों को, तो वो उसमें डिफाइन किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। पार्टिसिपेंट का भी बहुत शुक्रिया, और मैं माजरत ख्वाह हूँ थोड़ा सा हम लेट शुरू कर सके। उसकी वजह यह थी कि अब्दुल मईद साहब कोई इमरजेंसी उनको हो गई थी, तो हमें फिर अर्जेंट बेसिस पे मुदस्सर सलीम साहब को तकलीफ देना पड़ी। और मैं मुदस्सर सलीम साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत बिजी हैं आजकल, मुझे पता चला है। तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाला है, आज शायद उनका कोई एग्जाम वगैरह भी था, तो इसके बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया है, इसके लिए हम उनके स्पेशली बहुत शुक्रगुजार हैं। और पार्टिसिपेंट मेरे साथ बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्यूरी हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका जो भी सवाल है उसका हम एक सेटिस्फेक्शन आंसर जो है हम उनको दे सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो इंटरनेट का रोल है इसको हम फेस कर सकें, इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही अगला कोई ट्रेनिंग सेशन है उसके तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर कोई कमेंट पास करना चाहता है जरूर वेलकम। और आप सब लोगों से एक गुजारिश और है कि आप फीडबैक फॉर्म जो है वो मैं आप लोगों को ईमेल कर दिया करूंगा, काइंडली वो जरूर हमें भिजवाया करें ताकि हमें पता चल सके कि हमने इस ट्रेनिंग से किस हद तक इस्तेफादा हासिल किया है। जो हमारी वीकनेसेस हैं या जैसे आज हम लेट हो गए थे, हम इन चीज़ों को इन फ्यूचर जो है मजीद इसको अथेंटिक कर सकें, यकीनी बना सकें कि हम इस तरह के मिसहैप्स ना हो। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुदस्सर सलीम साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह हाफिज।